Okay, we'll start with the power system stability today. Power system stability. So, what is power system stability? Power system stability is basically a tendency of a machine or a system to regain its steady state after a disturbance. So, if we have any machine and it is basically prone to any disturbance, and because of that disturbance, there is a high chance that it will become unstable, or there is a high chance it will not perform good. So this property of a system or any machine, so that it can gain its steady state again after having a disturbance, this property of a system or any machine is known as stability. Fine. So students, there are two types of stabilities. Majorly, there are two types of stabilities. One is steady state stability, steady state stability, and the other one is transient stability. So, what is steady state stability and what is transient stability? So, the difference between the steady state stability and transient stability is that the steady state stability is basically a stability problem, or a stability problem occur due to slow change in power system, due to slow change in power system for a short interval of time. Due to slow change and for a short interval of time, if there is a stability problem, so then that stability problem will known as the steady state stability problem. Similarly, if you have a large change in a system, a large disturbance for a longer time of a time in a sudden change within a sudden time, so that would be known as a transient stability problem. So how can we differentiate between again this steady state and transient problem is that कि steady state stability आपकी फिर arise होती है जब आपके सिस्टम के ऊपर कोई स्लो और लॉन्गर टाइम के लिए डिस्टर्बेंस आए, सॉरी स्लो और शॉर्टर टाइम के लिए डिस्टर्बेंस आए. स्लो और शॉर्टर टाइम के लिए डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि कोई आपकी मशीन है, जैसे कि आपका सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि आपके पावर सिस्टम में लगा हुआ है, इसके ऊपर स्लो चेंज का मतलब क्या है कि आपके जनरेटर के ऊपर लोड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, या आपके जनरेटर पे जो लोड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए. एग्रीड. या आपकी जनरेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, या आपकी जो जनरेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए. लोड का इंक्रीज और डिक्रीज होना तो आपको समझ आता है कि लोड कैसे इंक्रीज होता है या लोड कैसे डिक्रीज होता है. जनरेशन का इंक्रीज या डिक्रीज होना क्या मतलब है? जनरेशन के इंक्रीज और डिक्रीज होने का मतलब यह है कि किसी वजह से आपका जो प्राइम मूवर है उसके जो इनपुट पे आपकी स्टीम आ रही है या जो वाटर आ रहा है जो कि आपके जनरेटर को रन कर रहा है, उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए बतदरीज, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जनरेटर ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाए और वो आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे. इसी तरह जनरेशन कम होने का मतलब क्या है कि किसी वजह से आपका जो स्टीम है जो कि आपके प्राइम मूवर के ऊपर आगे टकरा रही है, वो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाए या उसका फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए. सेकेंडली द सेम फॉर द वाटर, कि वाटर जिस रास्ते से होकर आ रहा है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है इन द इट्स पाथ वे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो है पानी का प्रेशर कम हो जाएगा आपके प्राइम मूवर पे, और आप क्या होगा आपका जो जनरेटर है उसकी जो स्पीड कम होगी और ऑटोमेटिकली आपका जो जनरेशन है वो कम हो जाएगी. सो ये जो चेंज आ रहा है सिस्टम के अंदर ड्यू टू स्लो चेंज इन लोड, लोड के अंदर चेंज किया, लोड ज़्यादा भी हो सकता है लोड कम भी हो सकता है. ड्यू टू चेंज इन जनरेशन, जनरेशन ज़्यादा भी हो सकती है जनरेशन कम भी हो सकती है. ये जो चेंज है, और इसके बाद अगर इस चेंज के आने के बाद आपका जो जनरेटर है ये जो पावर सिस्टम है एक दोबारा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी अगेन रीगेन कर लेता है, तो इस प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी. लेकिन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या है? ट्रांजिएंट के अंदर आपका सडन और लार्ज डिस्टर्बेंस होती है.
सडन और लार्ज डिस्टर्बेंस में क्या आता है, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम पे कोई फॉल्ट आ गया। सिस्टम पे फॉल्ट किस तरह का आता है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सिस्टम पे फॉल्ट होते हैं या 3 फेज फॉल्ट होते हैं, सिंगल फेज फॉल्ट आ सकता है आपका, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन फॉल्ट आ सकता है, या आपके पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ सकता है। सो ये फॉल्ट आया, फॉल्ट सडन होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सडनली कोई फॉल्ट आता है और सडनली उस फॉल्ट आने से क्या होता है, आपकी जो लाइन है वो क्लैप्स कर जाती है, उनमें लाइन आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसकी वजह से आपकी जो रिलेज है वो ट्रिप करती हैं और रिलेज की ट्रिपिंग की वजह से आपका जो सिस्टम है, लाइन जनरेटर्स जो है वो आउट हो जाते हैं एंड इट विल बिकम अ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर योर सिस्टम। समझ आ गई आपको सडन का क्या मतलब है। सडन की और एग्जांपल ये भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ लाइटनिंग स्ट्राइक। आप देखें आप आराम से बैठे होते हैं घर में, नो प्रॉब्लम, सडनली कहीं से लाइटिंग स्ट्राइक होती है, लाइटिंग स्ट्राइक होने के बाद फटाफट आपकी लाइट चली जाती है घर में और उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद इवन आवाज आती है, आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक पहले होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जाती है और उसके बाद आपको आवाज आती है। सो ये जो फिनोमेना है बेसिकली ये सडन चेंज था आपके पावर सिस्टम के लिए। उस पावर सिस्टम में सडन चेंज आया और सडन चेंज आने से क्या हुआ, पावर सिस्टम के अंदर से एक बहुत बड़ा लोड आउट हो गया। जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही, आपका घर में ब्लैकआउट हो गया, किस वजह से हुआ गया था, बेसिकली हुआ गया था लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी। लाइटनिंग स्ट्राइक कहीं ग्रिड में हुई होगी और वहां से आपका जो ब्रेकर है वो ग्राउंड हो गया होगा, उसके ग्राउंडिंग की वजह से वो आपका ट्रिप हो गया होगा। जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त क्या हुआ कि एक सबस्टेशन आपका सिस्टम से आउट हो गया। सबस्टेशन सिस्टम से आउट हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा लोड, हैवी चंक ऑफ द लोड सिस्टम से आउट हो गया। जो पहले आपके लोड के अंदर चेंज आ रहा था वो था स्मॉल स्लो चेंज। स्लो चेंज में क्या है, स्लो चेंज फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि आज क्या है कि शाम को पाकिस्तान इंडिया का मैच आ गया, या स्लो चेंज और क्या हो सकता है कि कोई किसी किस्म से कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है एंड एवरीबडी इज आस्क्ड टू मूव टू द होम्स राइट नाउ। अब क्या लोड इस वक्त जो एंटीसिपेटेड है एनटीडीसी का या नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का लोड, वो ये, मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का इस वक्त का एंटीसिपेटेड लोड 18,000 मेगावाट है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो एक इमरजेंसी सिनेरियो क्रिएट हुआ या एकदम से क्या हुआ कि लोगों को रश करके घर जाना पड़ा, तो उससे क्या हुआ कि लोड आपका इंक्रीज, लोग घर पहुंच गए, एसी ऑन हो गए, माइक्रोवेव ऑन हो गए, लोगों ने खाना शुरू कर दिया, सैंडविच मेकर ऑन हो गए, इससे क्या हुआ आपका लोड इंक्रीज हुआ। जो लोड इंक्रीज हुआ आपका ये सडन, ये आहिस्ता आहिस्ता, कोई फॉल्ट तो नहीं आया था, सडनली कोई स्विचिंग तो नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था ना। तो ये जो आपका आहिस्ता आहिस्ता लोड इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया किस साइड पे आ गया, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का इशू है। सिस्टम को डिस्टर्बेंस आई लेकिन ये सिस्टम की डिस्टर्बेंस क्या थी, स्लो थी। फॉल्ट्स में क्या होता है, या ये जो आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक्स में क्या होता है, या जो आपकी स्विचिंग होती है, स्विचिंग क्या होता है, एक बहुत बड़ी लाइन आपकी किसी वजह से स्विच ऑफ हो गई या लाइन आपकी आइसोलेट हो गई। आइसोलेट होने की क्या रीजन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉग है, फॉग किसी और क्या रीजन हो सकती है, कोई आंधी तूफान आया उसकी वजह से कोई जो ट्रीज हैं उसके ऊपर लाइन के ऊपर गिरा, वो लाइन टूट गई। और क्या रीजन हो सकती है, टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं। टेररिस्ट क्या करते हैं कि आपकी लाइंस को जाके उसके नीचे फिक्स करते हैं आपकी आईडीज और उसको क्या करते हैं, बम्बार्ड कर देते हैं आपकी लाइंस को। उससे क्या होती है, आपकी बहुत बड़ी लाइन जो है वो नीचे आ जाती है। अब इस सब वजह से आपकी क्या है कि लाइन, कोई बड़ी लाइन आपने एकदम से स्विच की, कोई बड़ी लाइन आपने एकदम से स्विच ऑफ कर दी सिस्टम से बैठकर। तो ये सब कुछ जब हो रहा था तो ये सिस्टम के लिए एक सडन चेंज था। ये जो सडन चेंज था और ये लार्ज चेंज था, एक तो ये सडन था और दूसरा क्या होना चाहिए उसके साथ, लार्ज चेंज आए, तो उसकी वजह से जो सिस्टम के ऊपर डिस्टर्बेंस आती है, उस डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी डिस्टर्बेंस है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। ये कौन सा प्रॉब्लम है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। और द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रिगेन इट्स स्टेडी स्टेट आफ्टर हैविंग अ ट्रांजिएंट इश्यूज इन इट, दिस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम कहते हैं उसको, कि ये सिस्टम जो है वो ट्रांजिएंट स्टेज के अंदर भी, ट्रांजिएंट्स के अंदर भी स्टेबल है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के अंदर और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की एक एक्सटेंशन होती है, उनको हम कहते हैं डायनामिक स्टेबिलिटी। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की एक एक्सटेंशन है, उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक स्टेबिलिटी। होती वो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है, वो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की वो एक्सटेंशन है, डायनामिक स्टेबिलिटी कहते हैं। और डायनामिक स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, डायनामिक स्टेबिलिटी के अंदर चेंज स्लो होता है लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। डायनेमिक्स में और स्टेडी में क्या फर्क है, स्टेडी में जो चेंज था, जो डिस्टर्बेंस आई थी आपके सिस्टम के ऊपर, मशीन पे, वो थी स्लो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम। डायनेमिक के अंदर क्या है, स्लो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। एंड फर्दर डायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि आप डायनेमिक स्टेबिलिटी में कुछ कंट्रोल इक्विपमेंट्स को ऐड कर लेते हैं उसके अंदर, और वो कंट्रोल इक्विपमेंट कौन से होते हैं, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल ऑफ अ पावर सिस्टम।
और वो इक्विपमेंट जब वो कंपोनेंट्स प्ले करते हैं आपके स्टेबिलिटी इश्यूज के साथ, तो हम उस स्टेबिलिटी इशू को कहते हैं, ये स्टेबिलिटी इशू कौन सा था, या ये जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम मैंने एड्रेस किया, ये हमने किससे किया, डायनेमिक स्टेबिलिटी से किया। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? ये जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी मशीन के अंदर, आपके पावर सिस्टम के अंदर खुद से इतना इनर्शिया होता है कि सिस्टम के अंदर जब कोई डिस्टर्बेंस आती है तो सिस्टम उस डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, खुद ही से रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर इतना इनर्शिया होता है। उस इनर्शिया की वजह से सिस्टम खुद से उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है और कुछ देर के बाद सिस्टम दोबारा अपनी स्टेडी स्टेट में चला जाता है, खुद से, कुछ नहीं आपने किया। डायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, डायनेमिक स्टेबिलिटी में डिस्टर्बेंस आई, डिस्टर्बेंस आने के बाद सिस्टम खुद से नहीं गया, बल्कि आपने क्या किया, अपने कंट्रोल सिस्टम्स जो कि आपके लगे हुए होते हैं जनरेशन कंट्रोल के ऊपर, या आपके जो फैक्ट डिवाइसेस लगी होती हैं सबस्टेशंस के ऊपर, आपने इन कंट्रोल सिस्टम्स को ऑपरेट करवाया। उन कंट्रोल सिस्टम में से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके जनरेटिंग स्टेशन में लगे होते हैं। एक होती है ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल और एक होते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जिनको हम एवीआर कंट्रोल भी कहते हैं। सही है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल बेसिकली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ ए सिस्टम होता है और उसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, उसके थ्रू बेसिकली आप अपने पानी को रेगुलेट कर रहे होते हैं, या आप अपनी स्टीम को रेगुलेट कर रहे होते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ स्टीम आपकी फ्लो करेगी और फ्लो कर कर कहाँ पे जाएगी, टकराएगी जाकर किससे, आपके प्राइम मूवर के साथ। तो ये जो सिस्टम है जो ये कंट्रोल कर रहा होता है कि आपके जो पाउंड है या जो आपका 4 वे है डैम्स में, वहाँ से कितना पानी पेनस्टॉक में आएगा, पेनस्टॉक में से कितना पानी आप बटरफ्लाई वॉल्व से नीचे जाने देंगे, बटरफ्लाई वॉल्व से पानी कितना नीचे पहुँचेगा, विकेट गेट्स को आप किस एंगल पे सेट करेंगे, और विकेट गेट से पानी होता हुआ जब टरबाइन से आगे टकराएगा, ये कितना पानी आएगा और किस प्रेशर या स्पीड से आएगा, जो सिस्टम ये कंट्रोल कर रहा होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। तो अगर आपके सिस्टम पे डिस्टर्बेंस आई, सिस्टम पे डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है, आपका लोड ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका लोड ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली आपके क्या होता है, लोड ज़्यादा होने से आपकी सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, ड्रॉप होती है। जब आपका सिस्टम का लोड ज़्यादा हुआ, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी आपकी ड्रॉप हुई है लोड ज़्यादा होने से, तो अब आपको सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, जनरेटर को क्या करना पड़ेगा, हमें फास्ट चलाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो जनरेटर को हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, फास्ट चलाना पड़ेगा। तो फिर अब हमें जनरेटर को अगर फास्ट चलाना है, लोड ज्यादा हुआ, लोड ज्यादा होने से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी सिस्टम की ड्रॉप हुई। उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेटर को तेज करना पड़ेगा। जनरेटर को तेज कैसे करेंगे आप, जनरेटर का जो है वो इनपुट ज्यादा करेंगे। जनरेटर का इनपुट क्या है, वाटर या स्टीम। आप जब जनरेटर का इनपुट आप ज्यादा करेंगे तो जनरेटर का इनपुट कैसे ज्यादा करेंगे, जनरेटर के इनपुट को आने के लिए कोई रेगुलेटर वॉल्व्स लगे होते हैं ना, कोई गेट्स लगे होते हैं जहां से वो पानी या स्टीम आ रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, उन वॉल्व्स को ओपन कर देंगे ज्यादा, उन गेट्स को ज्यादा ओपन कर देंगे, उधर से पानी या स्टीम जो है वो ज्यादा प्रेशर से नहीं इस तरफ आएगा, टरबाइंस की तरफ आएगा। तो उससे ज्यादा पानी आने से, ज्यादा प्रेशर से आने से क्या होगा कि आपका जो जनरेटर है वो ज्यादा तेजी से चलेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप आया था ड्यू टू रेज इन लोड, वो जो आपका फ्रीक्वेंसी ड्रॉप है वो कंपनसेट हो जाएगा इससे। समझ आ गई आपको बात मेरी? तो ये आपने जो काम किया कि आपने बटरफ्लाई वॉल्व के गेट्स को ओपन किया, क्लोज किया, विकेट गेट्स के और गेट्स के एंगल्स चेंज किया, आपने जो अपने हेड गेट को ओपन एंड क्लोज किया, उसके एक स्लाइडर्स को इधर इधर और ऊपर नीचे से आपने कंट्रोल किया। ये जो सारा कुछ आप कर रहे थे ये थ्रू किस कोई कंट्रोल मैकेनिज्म था ना। आप तो बैठे हुए हैं कंट्रोल रूम के अंदर जो कि आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में है, तो वहां से आप विकेट गेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर कंट्रोलिंग द बटरफ्लाई वॉल्व, यू आर और इट हैज बीन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म जब आ जाता है दरमियान में और आपकी जो डिस्टर्बेंस होती है वो स्लो होती है, डिस्टर्बेंस स्लो है लेकिन पहले वाले से ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है। अब आपने उसको रिएक्शन देना है और मॉडिफाई करना है, उस डिस्टर्बेंस को ठीक करना है खुद से। और वो ठीक कैसे होगी, आप उसके ऊपर कुछ कंट्रोल टास्क अप्लाई करेंगे। ये जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, इस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को हम कौन सा कहते हैं, डायनामिक स्टेट और डायनामिक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। समझ आ गई? नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेडी स्टेट में क्या है कि नो कंट्रोल, आपके सिस्टम के अंदर खुद से एनर्जी है। यू कैन टेक एन एग्जांपल कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा बीमार हो जाता है, अगर उसको हल्का फुल्का फ्लू है तो आप क्या कहेंगे उसे, आप उसे कहेंगे कि भाई आप जो है ना मेडिसिन, आप उससे पूछेंगे ले रहे हैं, वो क्या हो सकता है वो क्या मैं मेडिसिन नहीं ले रहा, या हो सकता है कि वो कहे आपसे किसी एडवाइस करने जाए तो वो आपको कहें कि नहीं मेडिसिन लें,
इट विल बी फाइन इन 2 or 3 days. आप किस यकीन पे कह रहे होते हैं कि इट विल बी फाइन इन 2 or 3 days? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ डिजीज. आप किस बेस पे ये कह रहे होते हैं? अब इस एक तो ये कि आपको लग रहा होता है कि छोटी डिस्टर्बेंस है, एक तो आपको क्या लग रहा होता है, दिस डिस्टर्बेंस इज स्मॉल, सही. सेकंड आपको किस बेस पे हो रहा होता है कि आपको लग रहा है कि ये जो इतनी सी डिस्टर्बेंस है, द गॉड हैज मेड माई बॉडी लाइक दैट, कि इसके अंदर इतनी रेजिलियंस है कि इतनी डिस्टर्बेंस को ये खुद ही बेयर कर जाती है और इसे कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए होती. एंड इट कैन मॉडिफाई और इट कैन फाइट विद दिस डिजीज इटसेल्फ. और ये जो इनर्शिया, ये रेजिलियंस आपकी बॉडी के अंदर होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर बिल्ट इन है. एग्रीड? समझ आ गई आपको बात मेरी? अच्छा, इसी तरह लेकिन आपको फीवर के साथ खुदा ना खासा किसी को फ्लू भी हो जाता है, सॉरी फ्लू के साथ फीवर भी हो जाता है. अच्छा, फीवर भी उसको थोड़ा सा हाई ग्रेड हो जाता है, 1 or 2 पे चला जाता है. तो अब क्या है कि अब आप कहेंगे कि नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि नो नो नो, आई मीन नाउ इट टेक्स अ फीवर हो गया, आई मीन देयर मस्ट बी सम इन्फेक्शन देयर गोइंग ऑन एज वेल, सो मे बी आई हैव टू टेक सम पैनाडोल. और अगर वो 1-2 दिन में नहीं ठीक हो रहा और अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है तो आप क्या सोचेंगे, देन आई शुड टेक द एंटीबायोटिक्स एज वेल. एग्रीड? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे? तो फिर आप क्या करेंगे कि एक एक्सटर्नल एड देंगे उसे. वो जो एक्सटर्नल एड देंगे उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस आई थी, स्लो डिस्टर्बेंस थी, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता फ्लू हुआ, बुखार हुआ, और फिर वो बुखार हाई ग्रेड हुआ. लेकिन वो अब ज़्यादा देर के लिए हो रहा है, क्योंकि फ्लू तो 2-3 दिन में ठीक हो रहा था, लेकिन ये बीमारी थोड़ी आपकी एक्सटेंड कर रही है और ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी. तो आपने क्या किया, इसको एंटीबायोटिक दी, और वो एंटीबायोटिक से 2-3 दिन में आपने क्या किया कि वो ठीक हो गया. अब ये डायनेमिक, ये कौन सी स्टेबिलिटी हो गई है? डायनेमिक स्टेबिलिटी हो गई. वो जो आपने एजीसी वहाँ पे अप्लाई किया. अब थर्ड टाइप ऑफ स्टेबिलिटी जो आपकी है वो है हमारी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी. मतलब है तो मेन तो 2 ही है, एक स्टेडी स्टेट है और एक कौन सी आपकी ट्रांजिएंट. जो डायनेमिक है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्टडी है. जो ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट में क्या है कि बड़ा प्रॉब्लम है. ट्रांजिएंट में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप पेपर देने जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और टांग टूट गई. अ बिग प्रॉब्लम. अब नोबडी हैज एवर थॉट कि आप घर में बैठे हैं, टीवी चल रहा है, यू हैव नेवर थॉट कि खुदा ना खास्ता सिब्बी कोयटा लाइन के ऊपर एक टेररिस्ट आएंगे और वो बम ब्लास्ट करेंगे और आपकी लाइन जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगी. यू हैव नेवर थॉट कि जनाब ये जो हमारा ग्रिड सेक्शन है, लाइटनिंग तो आसपास हो रही है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि ये लाइटनिंग जो है वो हमारी लाइन पे आके स्ट्राइक कर जाएगी या हमारे सबस्टेशन पे गिरेगी और उसकी वजह से जो हमारा एरिया है वो ब्लैकआउट में चला जाएगा. यू हैव नेवर थॉट कि थोड़ी देर बाद एक आंधी तूफान तो आया हुआ है, वहाँ पे कितना बड़ा दरख्त लगा हुआ होगा और वो दरख्त हमारी लाइन से इतना करीब है, आप तो अपने घर में बैठे हैं और वो दरख्त हमारी लाइन से इतना करीब है, वो हमारी लाइन पे गिरेगा और उससे हमारी लाइन की टूट जाएगी और टूटने के बाद वो लाइन नीचे गिर जाएगी और पूरी रात लाइट नहीं आएगी. ये आपने कभी नहीं सोचा था. ऐसा ये समझ आ गई? सडन, लार्ज, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. अब आपका, अच्छा आपके लिए तो सिर्फ इतना ही था एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके लिए तो ये प्रॉब्लम इतना ही था कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. लेकिन पावर सिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया. पावर सिस्टम के लिए क्यों बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि देखिए, पावर सिस्टम जो ऑपरेटर है, जो इंजीनियर वहाँ पे नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में बैठा है, उसने लोड और जनरेशन को बैलेंस किया होता है. वो लोड और जनरेशन का बैलेंस ऐसे होता है कि अगर इतना लोड है तो इतनी जनरेशन अवेलेबल कर रखी होती है उसने, जिससे क्या होता है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मेंटेन हो रही होती है. अब अगर लोड कम हो जाएगा या जनरेशन ज़्यादा हो जाएगी, लोड ज़्यादा हो जाएगा या जनरेशन कम हो जाएगी, इन आइदर केस उसके लिए ये प्रॉब्लम है. नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में बैठे जो इंजीनियर है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि उसका इतना बड़ा लोड, चंक ऑफ लोड जो है वो सिस्टम से आउट हो गया. उसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि उसने अपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को विद इन 49.5 हर्ट्ज और 50.5 हर्ट्ज रखना है. अब वो अगर इतना बड़ा चंक ऑफ लोड सिस्टम से आउट होता है, आपकी अंडर लोडिंग हो गया, सिस्टम आपका अंडर लोड में चला जाता है, तो उससे क्या होगा, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50.5 हर्ट्ज की जो वायलेशन करना, और जैसे ही 50.5 हर्ट्ज की वायलेशन स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर जो ओवर फ्रीक्वेंसी रिलेज हैं दे विल डिटेक्ट दिस एज अ फॉल्ट, और वो क्या करेंगे, अपने जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उन्हें सिग्नल सेंड करना स्टार्ट कर देंगी, नाउ दिस इज अ टाइम टू ट्रिप. तो वो आपके जो ब्रेकर्स हैं वो ट्रिप करना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर द सिस्टम. फाइन, समझ आ रही है आपको बात? आपके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी गई, लेकिन सिस्टम ऑपरेटर जो कि सिस्टम आपका यूटिलिटी है उसके लिए क्या इशू है कि वो उसने अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाया. अब उसे क्या करना है, जब ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आया तो उसने अपने जनरेटर्स को और अपने लोड को उस वक्त इन द केस ऑफ ट्रांजिएंट ऐसे मैनेज करना है कि आपके सिस्टम की जो फ्रिक्वेंसी है वो मेंटेन रहे विद इन दैट परमिसिबल लिमिट, और आपका जो सिस्टम है वो रन होता रहे एज इट इज, जैसे कि वो पहले था. एग्रीड? समझ आ गई आपको बात मेरी? सो दिस इज बेसिकली आर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम. समझ आ गई? अच्छा, अब ये सिस्टम की बात करें तो ऐसी वो जनरेटर के ऊपर आता है.
तो अब हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हमें जनरेटर की डायनामिक्स को समझना है कि क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसे करता है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इम्पैक्ट करता है जनरेटर को। किस जनरेटर को? पावर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनरेटर लगा हुआ है वो है सिंक्रोनस जनरेटर। सो जो आपका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा किसे इम्पैक्ट करता है? जनरेटर को। और जनरेटर कौन सा जनरेटर? सिंक्रोनस जनरेटर। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जब ये प्रॉब्लम आता है तो हमारा जनरेटर जो है वो कैसे अनस्टेबल होता है और वो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें वो अनस्टेबल होता है। एक्चुअली जनरेटर कैसा होता है, स्टेडी स्टेट में जनरेटर कैसे काम कर रहा होता है, फिर जब जनरेटर के ऊपर फॉल्ट आता है उस वक्त या जनरेटर पे कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उस वक्त वो जनरेटर कैसे बिहेव करता है। तो आज की क्लास में हमें ये समझना है कि ये जब स्टेबिलिटी का इशू आता है तो एट दैट टाइम हमारा जनरेटर जो है वो कैसे बिहेव करता है। तो इस बात को समझने के लिए कि जनरेटर कैसे बिहेव करता है पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आपके जनरेटर बेसिकली है क्या और जनरेटर की बेसिक इक्वेशंस क्या हैं जिनकी बेस के ऊपर आपका ये सिंक्रोनस जनरेटर इस वक्त काम कर रहा है और ये पावर सिस्टम के अंदर कॉन्टीन्यूसली आपको पावर सप्लाई किया जा रहा है। एग्रीड? समझ आ गई बात? तो इस सबसे पहली बात ये कि जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है दिस इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। द थिंग इज हाउ वी से दैट the synchronous machine is an electromechanical machine. So how synchronous machine is an electromechanical machine? Because it involves both phenomena, both electro and mechanical phenomena. How it involves electro and mechanical phenomena? Because you can easily observe that in synchronous machines we have one rotor which is a mechanical device and this rotor is turned through turbines. So how the turbine turns the rotor? Because we know that we have a water in the hydroelectric dams and we have steam in the steam power generating plants. So that steam or water is basically used to turn the turbine and that turbine basically turns the rotor of your generator. So that turning of a rotor through the prime mover, this is basically a mechanical phenomena. That's why we say that this is a mechanical device. And the other one is that how it is an electrical device. So that rotor which is moved through the turbines, basically that rotor has a field winding on it. So what that field winding does that basically that field winding is the number of turns or different turns of a conductor that is wound around a rotor. So whenever we rotate the rotor through the turbines and apply the DC excitation from the DC exciter at the same time on the field windings that are basically that are on the rotor of the machine. So because of that DC exciter, the excitation is produced on the turns or the coil that is wrapped around the rotor of a machine. So that coil is basically an electrical device and that rotor is basically a mechanical component. So what happens is that simultaneously when we rotate the rotor of a machine and we apply the DC excitation field through DC exciter, the field lines are produced inside the rotor and those field lines basically results in the magnetic field lines in the gap, that is basically the air gap between the stator and the rotor of a machine. So those field lines will now go to the stator side and the armature winding of the stator of a machine, these field lines will cut the armature winding and produce the flux there, and the flux that is produced at the stator side or in the armature winding, that flux basically induce a EMF there and that EMF is known as electromagnetic force or EMF produced in the stator winding or the armature winding of the machine. So what actually happens is that we have a turbine that basically moves and then because of that its motion that which is a mechanical device, the rotor moves which is also a mechanical device, and again because of the mechanical movement we produce an electrical energy. Because of the mechanical energy we have an electrical energy and therefore we say that this is basically a big electromechanical device. On the other hand, there are other synchronous generator as well which don't comprises of any electromechanical this thing or which don't have any electromagnet, and we can have an example of permanent magnet synchronous generator. So permanent magnet synchronous generator we have permanent magnet installed on the rotor of a machine. We turn the rotor of a machine through mechanical
phenomena, and the permanent magnets that are placed on the rotor of a machine that basically produce the field lines, and those field lines cut the armature winding, and the armature winding produce the electrical current. So therefore, those machines, they are not known as the electromechanical because they don't have any electro phenomena or electrical phenomena of the induction of the field lines in the stator side of a machine. So those generators are known as permanent magnet synchronous generator. However, in the power system, we largely deal with the synchronous generator, and they are the electromechanical equipment. So in electromechanical equipment, we have to synchronize both electrical speed and the mechanical speed of the machine. So which is the equation that basically governs the electrical speed and the mechanical speed of a generator? This equation is basically, the equation written here is that omega E is equal to P by 2 omega M. This equation basically governs the electrical and mechanical speed of a generator. What this equation actually says that your electrical speed of a generator is equal to P by 2 times of its mechanical speed. So I hope the things are clear to you. So thank you very much, and in the next lecture we will discuss about the mechanical electrical speed and the different rotor dynamics during the stability problem. Thank you very much.